हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा और ये जो क्लास रहेगी ये मेनली राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और मज़े की बात ये है कि जो आपका ऑफलाइन में चल रहा था वही हमने ऑनलाइन की रिदम में हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, पहली क्लास है जो ऑफलाइन क्लास मैंने ऑनलाइन की है और इसमें मैं बात करूँगा आपसे संविधान और संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और जब तक ये लॉकडाउन रहता है, लॉकडाउन तो नहीं लगा लेकिन हाँ कोचिंगों के लिए लॉकडाउन ही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी जो कोरोना है वो केवल कोचिंग में, स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ही फैल रहा है। तो इसलिए खैर हमें थोड़ी बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। तो देखिए, संविधान में हमें सबसे पहले बच्चों बात करनी है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना, तो थोड़ी सी मुझे पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रस्तावना पर बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में क्या क्या है, तो देखिए एक तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक है हमारे संविधान में दर्शन। दर्शन मतलब हमारे प्रस्तावना की मेन फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। अच्छा, यहाँ फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूँ गांधीवाद या गांधीयन फिलॉसफी क्या होती है, तो आप कहेंगे जो गांधी जी का निचोड़ है, यानी गांधी जी के विचारों का जो निचोड़ है, फॉर एग्जाम्पल अहिंसा, सत्य, ये सब क्या है? ये गांधीवाद का निचोड़ है। तो ये गांधी जी की एक फिलॉसफी है। ऐसे ही हमारा जो संविधान का निचोड़ है, संविधान की जो भी कुछ है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कहलाता है दर्शन। तो संविधान का जो हमारा दर्शन है वो है प्रस्तावना में। और इसी प्रस्तावना को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे ही कहा जाता है उद्देश्य का। इसे ही कहते हैं उद्देश्य का। और एक चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपको पता है कि 2-3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है। खैर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ क्लास ले पाऊँगा। हो सकता है कि ज़्यादा क्लास आज ना ले पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, तो संविधान में एक तो है मेन दर्शन, और दर्शन में हम बात करते हैं खास करके प्रस्तावना की। हालांकि इसी दर्शन में हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की, नीति निर्देशक तत्वों की। फिलहाल आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। देखिएगा, जो हमारा संविधान है उस संविधान में दो चीज़ें हैं। एक तो है संविधान में भाग और दूसरा है अनुसूचियाँ। भाग और अनुसूची। अगर हम बात करें कि संविधान में इस समय वर्तमान में जो भाग हैं वो कितने हैं, तो देखिए वर्तमान में संविधान में जो भाग हैं वो आपके 25 माने जाते हैं। और जो पहले जब संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय 22 थे। हालांकि हमारे संविधान में 23वां भाग कोई सा भी नहीं है। मतलब 22 भाग जो है वो अभी भी 22 ही है, लेकिन कुछ भाग नए जुड़ गए। जैसे 4A जुड़ गया, जैसे 14A जुड़ गया, जैसे 9A जुड़ गया, इसी प्रकार से आपका 9V जुड़ गया। तो ये कुछ भाग नए जुड़े हैं संविधान में। कुछ भाग ऐसे हैं जो ख़त्म भी हुए हैं, जैसे भाग 7 जो है वो आपका समाप्त कर दिया गया। तो इसके चलते जो भाग है वो आज के टाइम पर 25 है। अनुसूचियाँ जब संविधान लागू हुआ था तो 8 थी, और वर्तमान समय में अनुसूचियाँ कितनी हैं? आपकी 12 है। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका था ऑफलाइन क्लासों में, लेकिन आज मुझे ऑनलाइन में बात करनी है। और मैं बात शुरू करूँगा प्रस्तावना से, यानी उद्देशिका से। देखिए, जो उद्देशिका शब्द है ये वास्तविकता में उद्देश्य से निकल करके आया है। यानी जब संविधान निर्माता हमारे संविधान को बना रहे थे तो उनका उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य का जो शब्द निकला है ये किससे निकला है बच्चों? उद्देश्य से। उद्देश्य से शब्द निकला है। उद्देश्य मतलब कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो वो क्यों बनाया जा रहा था? एक रोड मैप था कि हमें अपने देश में क्या क्या चीज़ें लागू करनी हैं, कौन सा शासन व्यवस्था लेकर के आनी है, लोगों को क्या अधिकार देने हैं, मतलब हमें एक कैसा शासन तंत्र या कैसा देश स्थापित करना है, वो सब चीज़ें उद्देश्य में लिखी गई। तो ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य रखा किसने था? ये रखा था नेहरू जी ने। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की बैठक हुई थी। उस बैठक में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसे ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव भी बोला जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि भाई ऐसा ऐसा हमें चीज़ों को जो है वो लेकर के चलना है। हमें एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जिसमें ये वाली चीज़ें हों, यानी लोकतंत्र हो, यानी और बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी गई कि लोगों के बीच में भाई बंधुत्व हो, भाईचारा हो, बहुत सारी चीज़ उसमें रखी गई थी। तो नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा वो 13 दिसंबर
1946 को रखा था, और मैं आपको बताऊं ये जल्दी ही स्वीकार भी कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसके द्वारा गया था और कब स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी चीजें रखी गई थी वो स्वीकार कर ली गई, और उसी के आधार पर आगे चल करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना रियल में है क्या? देखिए, आपने जब कभी कोई भी एक आप बुक पढ़ते हैं तो उस बुक के शुरू में एक पेपर लगा हुआ होता है, वो भी एक तरीके से उस बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। वो उस किताब से जुड़ी हुई अधिक से अधिक जानकारी आपको पहले ही दे देता है कि इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसा ही कुछ प्रस्तावना के साथ है। प्रस्तावना भी संविधान के साथ जुड़ा हुआ एक पहला पृष्ठ है जो बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावना के बारे में बता देता है। और यही कारण है कि प्रस्तावना को बहुत से लोगों ने अलग अलग नामों से जाना है। जैसे मैं आपसे बता दूं, हमारी जो संविधान का ये पृष्ठ है, जो प्रथम पृष्ठ है, जो हमारे संविधान का एक तरीके से निचोड़ है, इस निचोड़ को बहुत से लोगों ने कहा है कि भाई ये हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं आपके के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा जो कहा है वो कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव। के.एम. मुंशी ने जो कहा है वो कहा है देश की जन्मपत्री। देश की जन्मपत्री। देश की जन्मपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। हमारे संविधान की कुंजी भी कहा गया है इस प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी ये कहा है गजेंद्र गढ़कड़ ने। गजेंद्र गढ़कड़, ये 3 नाम याद रखिएगा। हमारे संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा, देश की जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा, और संविधान की कुंजी जो है वो गजेंद्र गढ़कड़ ने कहा। और इसी प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये पवित्र दस्तावेज जो कहा गया था, ये मेनली कहा गया था अंबेडकर जी द्वारा। अंबेडकर जी द्वारा कहा गया था। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान की आत्मा जो है वो आपका आर्टिकल 32 को भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी जो है वो आपका संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसे जो संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, वो कहा है अंबेडकर जी ने। ये कुछ विशेष बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी, और वो मैंने आपसे चर्चा भी करी है। अब आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना में वास्तविकता में है क्या। देखिए, प्रस्तावना में बहुत सारी बातें हैं। प्रस्तावना में कुल मिलाकर के ये बातें कही गई हैं कि हम देश की जनता को क्या क्या चीज़ें देंगे, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले हम ये चीज़ जान लें कि ये प्रस्तावना का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रस्तावना डाली गई थी वो यूएसए के संविधान में डाली गई थी। यानी सबसे पहले प्रस्तावना यूएसए के संविधान में थी। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो विचार लिया है वो यूएसए के संविधान से ही लिया है। लेकिन इस प्रस्तावना का जो फॉर्मेट लिया गया है बच्चों, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये तो आप जानते हैं कि हमारी संविधान सभा ने 60 से ज़्यादा संविधानों का जो है वो अध्ययन किया था और उसके बाद में हमारे संविधान को बनाया। 2 चीज़ें याद रखिएगा कि प्रस्तावना का फॉर्मेट या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? वो यूएसए से, क्योंकि सबसे पहले प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट था वो यूएसए में ही लिया गया था। यूएसए के संविधान में ही प्रस्तावना जोड़ी गई थी। अब देखिए, प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे थोड़ा सा प्रस्तावना को सुनेंगे तो आप जानेंगे। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने व समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लोगों को क्या चीज देने की बात की जा रही है, न्याय देने की बात की जा रही है, न्याय। और वो भी कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक एक करके, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आएगा और आपसे नहीं हो पाएगा, मैं आपसे गारंटी देता हूं, सब हो जाएंगे। देखिए, प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। शायद अर्थ से ही चीजें क्लियर हो रही होंगी। सामाजिक न्याय का मतलब समझ रहे होंगे, समाज में एक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब समझ रहे होंगे, आर्थिक संसाधनों में एक न्याय। और राजनीतिक न्याय का मतलब समझ रहे होंगे, जो एक राजनीतिक, मतलब एक तरीके से राजनीति का जो एक एटमॉस्फेयर है उसमें एक समानता, मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार हो, सभी को खड़े होने का अधिकार हो, इलेक्शनों में खड़े होने का अधिकार हो। तो ये सब चीजें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके साथ साथ स्वतंत्रता की बात भी की गई है आपकी प्रस्तावना में, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कितनी है, तो आप देखिए, विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और भैया उपासना। हमारी प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। और वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय का मतलब तो समझते होंगे और स्वतंत्रता का मतलब भी आप समझते होंगे। विचार, कैसी भी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करिए, आपको स्वतंत्रता है। किसी प्रकार की आपकी अभिव्यक्ति हो, बस सदाचार युक्त होनी चाहिए, स्वतंत्रता है। आप किसी पर भी विश्वास करिए, पत्थर पे करिए, किसी वृक्ष पे करिए, किसी पे भी आप विश्वास करिए, स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानिए, स्वतंत्रता है। कैसे ही उपासना करिए, किसी तरीके से भी करिए, आप रोज़ा रखिए, व्रत रखिए, उपवास रखिए, कुछ भी करिए, स्वतंत्रता है आपको। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला है तत्व समानता। हमारी प्रस्तावना में समानता की बात भी की गई है और केवल 2 समानताओं की बात की गई है, केवल 2, और वो है प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा को बोला जाता है हैसियत और अवसर को बोला जाता है मौका। हमारी प्रस्तावना में मेन 3 चीजें हैं जो लोगों के लिए रखी गई हैं। एक है न्याय, कितने न्याय, 3। स्वतंत्रताएं कितनी, 5। और समानताएं कितनी, 2। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रताएं 5 हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानताएं 2 हैं, प्रतिष्ठा अर्थात हैसियत और दूसरा है अवसर और मौका। ठीक है, अवसर को मौका कहते हैं, मैंने इसलिए लिखा है, एग्जाम में एक बार पूछा गया कि प्रस्तावना में किन समानताओं की बात की गई है, तो किन समानताओं की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, और इसे लिखा गया था हैसियत और मौका। अब सुनिएगा प्रस्तावना, आप समझोगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने व समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। ठीक है, मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा अभी प्रस्तावना को, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो मेनली ये ध्यान रखिएगा, हमारी प्रस्तावना में इन 3 चीजों की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन इससे पहली वाली बात क्या थी कि हम भारत के लोग हमारे देश को कैसा बनाना चाहते हैं। तो पहली चीज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए ये 4 शब्द है, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य को, क्योंकि लोकतंत्र अलग है और गणराज्य अलग होता है। एक एक करके मतलब समझिएगा। संपूर्ण बहुत संपन्न पहले से ही हमारी इस प्रस्तावना में लिखा हुआ था। देखिएगा, संपूर्ण बहुत संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपना डिसीजन स्वयं ले सके। जैसे अभी आप लोग होंगे, अगर आप अपना हर एक डिसीजन स्वयं ले सकते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूं हाँ कि यार आप जो है वो एक सोवरेन पावर है, मतलब आप प्रभुत्व संपन्न हैं, आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। वैसे ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बने, अर्थात हमारे देश के जितने भी निर्णय होंगे वो अपने होंगे, ना वो किसी आंतरिक दबाव के कारण से बदलेंगे, ना किसी बाह्य दबाव के कारण से बदलेंगे। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का एक मतलब रियल में समानता से ही होता है। एक इस प्रकार का देश जहां पे लोगों के बीच समानता हो, जो संसाधन हो उन संसाधनों पर लोगों का समान अधिकार हो। अब ऐसा ना हो कि कुछ ही चंद लोगों के पास समस्त संसाधन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देश के जितने लोग हैं उनके पास लगभग जो है वो इक्वल संसाधन हो, समान संसाधन हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें, या एक ऐसा देश जिसका कोई एक धर्म ना हो। अब एक धर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ वो किसी एक धर्म को सपोर्ट करता हो, किसी एक धर्म को मानता हो, हिंदू राष्ट्र को मानता हो, ऐसा नहीं। भारत में पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म उसके हैं। भारत के सभी धर्म हैं, कोई एक धर्म नहीं है उसका। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं सभी धर्म उसके हैं? और देशों के लिए पंथ निरपेक्ष का मतलब और कुछ होता है। उनके लिए उनका मतलब ये होता है कि उनके लिए कोई भी धर्म कुछ नहीं है। जैसे फ्रांस हुआ, फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का और कुछ मतलब है। हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोग टीका लगा के निकलते हैं, टोपी धारण करके निकलते हैं, कृपाण धारण करके निकलते हैं, कुछ भी धारण करके निकलते हैं, हमें प्रशासन नहीं रोकता है। और हमारे जो त्यौहार होते हैं उन पे भी पुलिस फोर्स जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, ठीक है। चाहे आपका कोई से भी कोई कुछ भी निकाला जाए, चाहे राम नवमी हो या कोई भी बारह वफात हो या कुछ भी हो XYZ, वहाँ पर पुलिस जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। तो एक तरीके से सभी का सम्मान हमारे देश में किया जाता है। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्म हमारे देश के हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य रियल में 2 शब्द हैं। देखिए, गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर पद वंशानुगत ना हो, और लोकतंत्र का मतलब है जहां पर जो राजा है या राष्ट्रपति है या शासनाध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुना जाए। तो ये चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा देश हमें स्थापित करना है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि पहले केवल ये 2 शब्द थे, इसमें ये 2 शब्द जो है ये बाद में जोड़े गए हैं। ये शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, 1976 में। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। मैं आपको एक चीज और बात बताता हूं प्रस्तावना के बारे में। देखिए, आज वर्तमान समय में बात करें तो प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन पहले एक मामला हुआ था जिसका नाम था बेरुवारी मामला। बेरुवारी मामला, इस बेरुवारी मामले में ये 1960 का मामला था। क्या था मैं आपको बताऊंगा। मुझे लग रहा है शायद बैटरी लो हो चुकी है, एक बार जरा कैमरे को ऑफ करके ऑन कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि और टीचर जो थे वो उनकी भी क्लास भी रिकॉर्ड हुई थी, तो इसलिए शायद बैटरी लो हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को जल्दी खत्म किया जाए। एक्चुअली देखिए, बेरुवारी मामला क्या था मैं डिस्कस आपसे जरूर करूंगा। 1960 में ये माना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना था। लेकिन आगे चल करके जो केशवानंद भारती मामला था, केशवानंद भारती मामला, उस केशवानंद भारती मामले में ये स्वीकार कर लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी हो सकता है। ये जो केशवानंद भारती मामला था ये 1973 का था, और इस मामले में स्वीकार कर लिया गया था कि भैया प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन
संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया था वो इस केशवानंद भारती मामले में आया था। इसी को देखते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, एक था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। 3 शब्द भैया हमारी प्रस्तावना में जो थे वो जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। एक बार प्रस्तावना को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या कहती है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, सब क्रम ध्यान रखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वह समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने वाली वह उन सब व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। पहले जो शब्द था वो था राष्ट्र की एकता, लेकिन बाद में इसमें अखंडता को जोड़ा गया। मैंने अभी चर्चा करी थी कि अखंडता जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी मती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया। लेकिन जो लागू हुआ हमारा संविधान वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर कुछ क्रम है, वो क्रम याद रखिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसमें ध्यान रखिएगा जो बाद में जुड़ा है वो एक जुड़ा है समाजवाद, एक जुड़ा है पंथ निरपेक्ष और एक जुड़ा है भैया अखंडता। उसके अलावा मैंने आपसे अभी एक चीज डिस्कस की है, वो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे अभी एक चीज की कहा, वो क्या कहा कि हमारे संविधान, हमारी प्रस्तावना में मेनली कितने न्याय की बात की गई है? 3। कितनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है? 5। और कितनी समानताओं की बात की गई है? 2। ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तावना से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके यहाँ से बन सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। क्योंकि बैटरी भी लो हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाए, और थोड़ी तबीयत भी मेरी जो है वो ख़राब थी। इससे जुड़े हुए प्रश्न जो हैं मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, जो अगली क्लास होगी उसमें डिस्कस मैं आपसे ज़रूर करूंगा। और फिलहाल अगर देखिए कुछ ना होने से तो ज़्यादा है बेहतर कि कुछ हो जाए। अब ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, लोग घर में बैठे हुए हैं, तो इससे बढ़िया है कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।